हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फिल्म अतरंगी रे को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है और हाईली इमोशंस पे बेस्ड है। इस फिल्म के लीड रोल में धनुष, अक्षय कुमार और सारा अली खान को देखा जाता है। बेसिकली ये फिल्म एक लव ट्रायंगल पे बेस्ड है और आखिर तक प्लॉट ट्विस्ट्स आते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना और किसी देरी के हमारी आज की मूवी अतरंगी रे का एक्सप्लेनेशन। कहानी एक बारिश की रात में शुरू होती है, जहां हम रिंकू को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग जाती है और उसके परिवार वाले गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। रिंकू भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पे हम विशु और उसके दोस्त एमएस को देखते हैं, जो कि स्टेशन में ट्रेन से उतर रहा होता है। रिंकू भागते हुए विशु को टक्कर मारती है और फिर एक दुकान में जाकर छुप जाती है। रिंकू के परिवार वाले भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद रिंकू गुस्से में दुकान में रखे सोडे बोतल्स को एक एक करके उनकी तरफ फेंकने लगता है। विशु ये सब देखता है और रिंकू को बचाने जाता है, जहां एमएस उसे रोकता है। एमएस विशु से कहता है कि भाई ये बिहार है, तो अपने काम से काम रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ देर बाद रिंकू जब शांत हो जाती है, तब उनके घर वाले उसकी गाड़ी में बिठाकर वहां से चले जाते हैं, जहां स्टेशन के बाहर फिर से रिंकू और विशु एक दूसरे को देखते हैं। रिंकू को जब घर में लाया जाता है, तब उसकी दादी उन सबसे पूछती है कि वो लड़का मिला कि नहीं, जिसके साथ वो भागी थी, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, इस बार भी वो नहीं मिला। पता नहीं हर बार किस भूत के साथ भागा करती है ये लड़की। रिंकू की दादी उनसे लड़का का नाम पूछती है, लेकिन रिंकू नहीं बताती। रिंकू कहती है कि मैंने 14 साल की उम्र में उसका नाम नहीं बोला, तो 24 की उम्र में क्यों बोलूंगी। रिंकू की दादी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे चप्पल से मारने लगती है। कुछ देर बाद रिंकू के चाचा वहां आते हैं और उसके दादी को वहां से लेकर जाते हैं। उसकी दादी कहती है कि कहीं से भी एक लड़का खोज के लाओ जो बिहार से बाहर का हो, और जल्दी से इसका शादी कराओ। शादी कैसे भी हो, बस कराओ और इसको भेजो यहाँ से। इसके बाद हम रिंकू को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। अगले सुबह हम विशु को देखते हैं, जो कि एक खम्भे के ऊपर चढ़ा हुआ था और वहां से अपने फियांसे मंडी को कॉल करता है, जिसके साथ 2 दिनों में उसकी शादी होने वाली है। असल में रात की बारिश के चलते वहां पावर कट हो गया था और इसीलिए विशु ऐसा करता है। उधर हम मंडी को देखते हैं, जो कि शादी की तैयारी में लगी थी। विशु का मंडी के साथ थोड़ा बात हो पाता है, जिसके बाद कनेक्शन कट हो जाता है। रिंकू के चाचा तब अपने आदमियों के साथ गाड़ी से वहां गुजर रहे होते हैं कि वो एमएस को देखते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एमएस की शादी रिंकू के साथ करवा दिया जाएगा। घर आके वो सब प्लान करते हैं कि पुलिस को सेट कर लो और बाकी शादी की तैयारी शुरू कर दो। रिंकू की दादी रिंकू को बताती है कि तुम्हारी शादी आज ही हो जाएगी, अब अपने पति के साथ ही भागना। असल में रिंकू के माँ बाप कोई नहीं है और इसीलिए वो घर में खुद को अकेला महसूस करती है। रिंकू अपने दादी से कहती है कि अगर मेरा शादी हो गया तो पहले उस लड़के को काटेंगे, उसके बाद खुद को मार देंगे। अगली रात को शादी के दिन रिंकू के चाचा और एक आदमी एमएस को किडनैप करने जाते हैं, लेकिन गलती से विशु को किडनैप करके ले आते हैं। विशु वहां आके तमिल में कुछ कहने लगता है। इधर दादी कहती है कि किसी को ढूंढ के लाओ, कोई भी देश का हो, सब चलेगा। इसके बाद रिंकू, जिसको कि कोई होश नहीं था, और विशु को लाफिंग गैस देके सारे लोग उन दोनों को शादी करवा देते हैं। इसके बाद अगली सुबह उन दोनों को ट्रेन में बैठा के दिल्ली भेज दिया जाता है। ट्रेन में विशु रिंकू को बताती है कि 2 दिन में उसका एंगेजमेंट है, तो वो ये शादी नहीं मानता, जिसको सुनकर रिंकू खुश हो जाती है, क्योंकि उसको भी ये शादी नहीं चाहिए था। विशु उसको मैंडी के बारे में बताता है और वो दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ उन दोनों को
एक दूसरे से लव हो गया था। रिंकू अपना लव स्टोरी बताते हुए विशु को एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये लड़का मुस्लिम है और इसका नाम सज्जद है। सज्जद एक म्यूजिशियन है और फिलहाल जादू सिखाने विदेश गया है। इसके बाद हम सज्जाद को और रिंकू को कुछ लव सीन्स देखते हैं और इनका लव स्टोरी के बारे में हमें बताया जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद रिंकू विशु से कहती है कि सज्जद 10 दिन में वहां आ जाएगा, इसके बाद मैं उसका साथ चली जाऊंगी। कॉलेज आके विशु रिंकू को अपने रूम पे ले आती है, जहां पर कॉलेज के सारे लड़के देखते हैं, लेकिन विशु सीनियर था इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। विशु रिंकू को रूम का चाबी देखता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। इसके बाद विशु एमएस के पास जाता है और उसको बताता है कि साले वो लोग तुझे उठाने आए थे और गलती से मुझे उठाकर जोर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। एमएस सब कुछ सुनकर बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, 10 दिन में उसका बीए यहाँ पर आ जाएगा और तेरे वैसे भी 2 दिन बाद एंगेजमेंट है। मैंडी को वैसे भी ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हम लोग कुछ बताएंगे। रात को रिंकू विशु के कपड़े पहने वहां पर बैठी हुई थी, जिसके बाद विशु वहां पे आता है। विशु रिंकू से कहता है कि कल वो और उसके दोस्त जा रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, तो अगर वो यहाँ रुकना चाहती है तो रुक सकती है, लेकिन अगर वो साथ आना चाहती है तो भी आ सकती है। रिंकू डिसाइड करती है कि वो भी साथ जाएगी और विशु भी इस चीज को मान लेता है। इसके बाद तमिलनाडु में मैंडी के घर दिखते हैं, जहाँ एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है। वहाँ रिंकू, विशु, एमएस और उसके सारे दोस्त भी आए होते हैं। विशु वहाँ रिंकू से कहता है कि तुम्हें ये मंगलसूत्र अभी तक उतारा क्यों नहीं, जिसमें रिंकू कहती है कि तुमने पहनाया है तो फिर तुम्हें उतारो। विशु इसके बाद रिंकू के गले से वो मंगलसूत्र उतार देता है। रिंकू इसके बाद वहाँ सबके साथ डांस करने लगती है, जहाँ विशु भी उसके आसपास ही होता है। इधर आखिरकार मैंडी वो शादी वाला वीडियो देख लेती है, जिसमें कि रिंकू और विशु की जबरदस्ती शादी हो रही थी। मैंडी वहाँ पर विशु के पेरेंट्स को वो वीडियो दिखाती है। विशु मैंडी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। मैंडी फिर रिंकू को जोर जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले जा रही थी, लेकिन तभी विशु बीच में आ जाता है और उनसे रिंकू को छोड़ने के लिए कहता है। विशु उनसे कहता है कि हाँ, जबरदस्ती ही शादी हुई थी हमारी, लेकिन बीवी है वो मेरी। इसके बाद विशु मैंडी से अपना शादी तोड़ के रिंकू को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो दोनों वापस हॉस्टल आते हैं, तब रिंकू विशु से माफी मांगती है और ये कहती है कि वो मैंडी से बात करेगी, उसको समझा देगी और फिर सब पहले जैसा ही हो जाएगा। विशु कहता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो तब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझे प्यार हो गया है तुमसे। इसके बाद वो दोनों हक करते हैं, लेकिन तभी सज्जाद वहाँ पे आ जाता है। रिंकू विशु से कहती है कि मुझे जाना होगा, जिसके बाद रिंकू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाहर रिंकू सज्जद से मिलते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। सज्जद रिंकू को बताता है कि विदेश में उसने बहुत अलग अलग तरीके के मैजिक सीखे हैं। इधर विशु अपनी दोस्त एमएस से कहता है कि रिंकू और उसके बीएफ को बाय बोल देना और उनसे अच्छे से छोड़ के आना। एमएस इसके बाद रिंकू से मिलने के लिए कैंटीन जाता है, जहाँ रिंकू और सज्जद थे। एमएस वहां जाकर जब देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। असल में सज्जद नाम का कोई था ही नहीं, वो तो रिंकू ने अपने दिमाग में सज्जद नाम से किसी को घर कर लिया था, जिससे कि वो बातें करती थी। एमएस समझ जाता है कि रिंकू को शायद कुछ बीमारी है, क्योंकि सज्जद को रिंकू के अलावा और कोई नहीं देख सकता। एमएस देखता है कि कैंटीन में रिंकू किसी से बात कर रही है, लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। एमएस इसके बाद भागते हुए विशु के पास आ जाता है और उसे वो सब चीज बताता है। विशु रिंकू को ढूंढने के लिए कैंटीन जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होता है। रास्ते में जाते वक्त एमएस विशु को बताता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद रिंकू के किसी क्राइसिस में ये सज्जद नाम का लड़का उसे बचाया था और तब से उसे ये लगता है कि कोई भी मुसीबत हो वो हर बार उसे बचाएगा। विशु एमएस से कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसने सज्जद का फोटो भी दिखाया है और अपना लव स्टोरी भी बताई है। एमएस कहता है कि हाँ, वो लव स्टोरी इसने मुझे भी बताई है, जहाँ उसके साथ एक छोटी बच्ची रहती है।
और सज्जद और रिंकू उनके साथ वक्त बिताते रहा करते थे। एमएस ये भी कहता है कि ये आदमी कोई भी हो सकता है, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। लेकिन रिंकू को नहीं लगता कि वो है। इसके बाद हम रिंकू को एक टैक्सी में देखते हैं जहाँ वो स्टेशन जा रही होती है और वो उससे बात कर रही होती है, लेकिन टैक्सी वाला कुछ समझ नहीं पाता। एमएस और विशु भी स्टेशन पहुंच जाते हैं। विशु एमएस से कहता है कि असल में वो औरत उसकी माँ है और सज्जद उसका बाप, और वो जो छोटी बच्ची है उसकी कहानी में वो ये खुद ही है। विशु स्टेशन के अंदर जाके रिंकू को खोजने लगता है, जिसके बाद उसे वो ट्रेन में मिलती है। विशु जाकर रिंकू से कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती हो क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, और अगर तुम ऐसी चली जाओगी तो तुम्हारे घर वाले मुझे दोष देंगे, इसलिए हम लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और 2 महीने में वो हो जाएगा। रिंकू कहती है कि मैं तो राजी हूँ, लेकिन सज्जद नहीं मानेगा। इसके बाद विशु सज्जद से बात करता है, हालांकि वो जानता है कि कोई सज्जद नहीं है, लेकिन बस रिंकू के लिए ही सही वो करता है। इसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और विशु उसको ट्रेन से वापस लेके आता है। इधर सज्जद रिंकू से कहता है कि ये तुमको हमसे दूर करना चाहता है, लेकिन इसे पता नहीं कि मेरा नाम भी सज्जद अली खान है। अगर इसे तुम तक पहुंचना है तो इसे मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। रिंकू उसे बताता है कि वो बस उसका एक दोस्त ही है। इसके बाद हम एक थिएटर सीन देखते हैं जहां रिंकू और सज्जद होता है। सज्जद स्टेज में अपना जादू दिखा रहा होता है और रिंकू उसके साथ होती है। ऑडियंस में कुछ पेशेंट्स के साथ एमएस और विशु भी बैठे होते हैं। एमएस विशु को यहाँ पर सारी बात समझाता है। असल में विशु ने जैसा ही अपने प्यार का इजहार किया वैसे ही सज्जद आ गया। इसका मतलब है कि गिल्ट। रिंकू को इस बात का गिल्ट है कि अगर वो तुमसे प्यार करेगी तो फिर सज्जद का क्या होगा, और यही कारण है कि वो सज्जद को भुलाने नहीं चाहती। पिछले 20 सालों से वो अकेले भागते रहती है, लेकिन सबको ये लगता है कि कोई बीएफ है उसका। विशु एमएस से कहता है कि फिर हम उसे बता देते हैं कि सज्जद नाम का कोई है ही नहीं। एमएस कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो मर जाएगी। जिस झूठ को वो पिछले 20 सालों से सच मानते आई हुई है, अगर अभी हम एक झटके में उसे ये बता दें तो वो इसको ले नहीं पाएगी। अब मेडिकल साइंस ही हमारा एकमात्र सहारा है, पर हमें जल्द से जल्द रिंकू की दवाई स्टार्ट करना होगा। इसके बाद अगली सुबह जब रिंकू बैठी होती है तब एमएस और विशु वहाँ आते हैं। वो दोनों रिंकू से कहते हैं कि एक नया वायरस आया है, तो उसके लिए तुम्हें ये एंटीडोट दवाई खाना होगा, बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोलकर विशु वो दवाई रिंकू को खिला देता है, जिसके बाद सज्जद चीखने लगता है। एमएस विशु को समझाता है कि जैसे जैसे ये दवाई काम करेगा वैसे ही रिंकू स्ट्रॉन्ग होते जाएगी और ये सज्जद कमज़ोर होते जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद रिंकू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसके बाद एमएस और विशु रिंकू को दवाई देते हैं और सज्जद के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इन सब के बाद भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। विशु एमएस से कहता है कि मैं जा रहा हूँ रिंकू को सब कुछ बताने। नशे की हालत में विशु चले जाता है। एमएस के रोकने के बाद भी रिंकू जैसे ही गेट खोलती है विशु से पूछता है कि सज्जद कहाँ है, जहाँ वो बोलती है कि उसे फीवर आया है। विशु अंदर जाके देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद नशे की हालत में रिंकू विशु को किस करता है, जो कि सज्जद देख लेता है और वो कहता है कि वो ऊपर से कूद कर अपना जान दे देगा। विशु तो पहले खुश हो रहा था कि रिंकू ने उसको किस किया, लेकिन बाद में रिंकू बताती है कि वो ये दोस्ती वाला किस था। विशु सबके सामने बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे दोस्ती नहीं करनी। सज्जद रिंकू से कहता है कि पूछो इससे कि मैं जो तुम्हारे लिए करता हूँ क्या ये कर पाएगा। रिंकू जब ये सवाल विशु से पूछती है तब विशु कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि क्या नहीं कर सकता। विशु तभी एक बियर का बॉटल लेके अपने सर पे मारता है। विशु रिंकू से कहता है कि बोल अपने सज्जद को कि अगर मुझे रोक सकता है तो रोक ले। इसके बाद विशु एक एक करके बियर बॉटल्स अपने सर पर फोड़ने लगता है। रिंकू सज्जद से कहता है कि विशु को रोको,
लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सज्जद असल में था ही नहीं, तो वो रोकता कैसे। लास्ट में विशु बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन सुबह हम विशु को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम में सोया रहता है। उठने के बाद उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद एमएस उसे बताता है कि कल रात तुमने बहुत पागलपंती किया है। इधर रिंकू भी तभी वहां आती है, जिसके बाद वो विशु से कहती है कि सज्जद तुमसे सॉरी कहना चाहता है। इसके बाद हम सज्जद को देखते हैं जो कि एक फूल का गुलदस्ता और बकरी लेके वहां अंदर आता है। रिंकू बताती है कि बकरी की दूध पीने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सज्जद इसके बाद विशु से सॉरी कहता है जो कि विशु एक्सेप्ट कर लेता है। रिंकू कहती है कि सज्जद तुमको एक गिफ्ट देना चाहता है, जिसके बाद एमएस कहता है कि कहाँ है वो गिफ्ट। रिंकू बताती है कि सज्जद तुमको थैंक यू बोलने के लिए आया है, पर इसीलिए आज वो सबके सामने ताजमहल गायब करके दिखाएगा, जिसको सुन के विशु और एमएस दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद विशु, एमएस और उसके सारे दोस्त आगरा जाते हैं, जहाँ सज्जद और रिंकू भी जाते हैं। रिंकू विशु से कहता है कि सारे लोगों को यहाँ बुलाओ क्योंकि सज्जद सबके सामने ताजमहल गायब करके दिखाएगा। विशु के सारे दोस्त लोग 500-500 रुपये देते हैं और सबसे कहते हैं कि जैसे ही रिंकू ताली बजाए आप सबको भी बजाना है। ऐसे करते करते एक भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। जादू से पहले एमएस रिंकू को दवाई देता है, जिसके बाद सज्जद जब जादू करता है तब ताजमहल गायब नहीं होता, लेकिन वहां पे सब ताली बजाने लगता है। रिंकू देखती है कि सज्जद का जादू फेल हो गया है, जिसके बाद वो रोने लगती है। रात को जब सब कोई वापस आ जाता है तब एमएस विशु से कहता है कि डिवोर्स के पेपर्स रेडी हो गए हैं, तो वो देख लेना। जाते जाते रिंकू सज्जद से कहती है कि आज तो मेरा हीरो फेल हो गया, पहले मेरा बाप फेल हुआ और अब मेरे हीरो भी फेल होने लगा। रिंकू इसके बाद विशु के पास जाकर कहती है कि मुझे पता है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ, फिर भी सब कोई ताली क्यों बजा रहा था। विशु उससे बताती है कि तुम मेरी बीवी हो और अगर तुम ताली बजाओगी तो मैं भी बजाऊंगा और सारी दुनिया भी बजाएगा। रिंकू ये सुनकर विशु को हक कर लेती है, लेकिन तभी उसे सज्जद का आवाज सुनाई देता है। रिंकू जब नीचे जाती है तो वो देखती है कि सज्जद वहाँ खड़ा है, जिसके बाद सज्जद अपना हाथ का नस काट लेता है। रिंकू रोने लगता है और विशु को बुलाने लगती है। विशु इसके बाद सज्जद को उठा लेता है और अपने ऑपरेशन रूम में ले जाता है। एमएस विशु से कहता है कि भाई इससे ज्यादा अच्छा चांस नहीं मिलेगा। बाहर जाके उसको बोल देते हैं कि सज्जद का डेथ हो चुका है, नेचुरल डेथ है, तो इससे उसको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 महीने रोएगी फिर ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद एमएस, विशु और उसके दोस्त ओटी रूम से बाहर आते हैं। विशु रिंकू से कहता है कि सज्जद अब ठीक है, जाओ जाके मिल लो। अगले दिन सज्जद रिंकू से कहता है कि वो अब जापान चले जाएगा जादू सीखने के लिए। तभी वहाँ पे विशु आता है और रिंकू से कहता है कि डिवोर्स पेपर रेडी है, कल कोर्ट जाके साइन करना है। इसके बाद विशु और रिंकू कोर्ट जाते हैं, जहाँ रिंकू कुछ न कुछ बहाना देके भाग आती है, डिवोर्स पेपर बिना साइन किए। विशु गुस्से में रिंकू से पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, साइन करके चली क्यों नहीं जाती। रिंकू उससे कहती है कि मुझे तुम दोनों पसंद हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम बीवी कह रहे हो। विशु रिंकू से कहता है कि तुम हॉस्टल वापस जाओ और अपना सामान पैक करो। भले ही हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन आज तुम्हारा विदाई जरूर होगा। रिंकू इसके बाद हॉस्टल जाती है, जहाँ वो देखती है कि सज्जद वहाँ है ही नहीं। इधर विशु बैंड बाजे के साथ हॉस्टल आता है, जहाँ रिंकू उससे कहती है कि सज्जद जापान चला गया है। विशु रिंकू से कहता है कि तुम रेडी होके आओ, हम लोग भी जापान जाएंगे। इसके बाद वो लोग स्टेशन जाते हैं, जहाँ विशु रिंकू से कहता है कि अभी 2 बज रहे हैं और तुम्हारे यहाँ पर 5 बजे तक इंतजार करना होगा। इसके बाद रिंकू अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सज्जद भी बैठा हुआ है। वहाँ पे एक छोटी बच्ची भी रहती है, जो कि रिंकू खुद हो रहती है। यहाँ पर हम पूरा कहानी समझ पाते हैं। असल में रिंकू की माँ सज्जद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन सज्जद मुस्लिम था, इसीलिए उसके घर वालों ने ये शादी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उन दोनों ने शादी की, जिसके बाद रिंकू का जन्म हुआ। सज्जद असल में रिंकू के पापा है। रिंकू के घर वाले एक दिन सज्जद का मैजिक शो में पानी को पेट्रोल से एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके बाद सज्जद जब अपना आग का ट्रिक दिखा रहा होता है तब वो
जलने लगता है। सिद्धार्थ को जलते देख उसकी माँ भी उसी आग में चली जाती है और ये सब होते देख रिंकू देख लेती है। वो भी तब 7 साल की थी। एट प्रेजेंट जाते जाते सज्जद रिंकू से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया है, तो जाओ अब उसके साथ खुश रहो। विशु इसके बाद स्टेशन के अंदर आता है, जिसके बाद रिंकू वहां आके उसे हक कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? हाँ, है ये थोड़ी कॉमेडी, है ये थोड़ी रोमांटिक, पर इमोशंस भी तो भरपूर है। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एंडिंग कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही दमदार मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लेके हम आते हैं हर हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।